हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पेंटू में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है बंदीगृह या कारागार, जिसे हम जेल कहते हैं। जेल से संबंधित सुधारात्मक प्रणालियों के विषय में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि बंदीगृह या कारागार का क्या अर्थ होता है। तो जानते हैं, बंदी गृह या कारागार से तात्पर्य किसी भी जेल अथवा उस स्थान से है जो विशेष रूप से राज्य शासन के साधारण अथवा विशिष्ट आदेशों की प्रक्रिया संहिता 1882 के अंतर्गत नियोजित हो तथा कैदियों को रखने के उपयोग में लाया जाता, अर्थात जो पूर्ण रूप से जेल घोषित किया गया हो तथा पुलिस के अभिरक्षण में हो। यानी ऐसा स्थान जो राज्य शासन के साधारण तथा विशिष्ट नियमों और आदेशों की प्रक्रिया संहिता 1882 के अंतर्गत बनाया गया हो और वहाँ कैदियों को रखे जाने की व्यवस्था की गई हो और उसे पूर्ण तौर पर जेल घोषित किया गया हो और वह स्थान पुलिस के अभिरक्षण में हो, यानी पुलिस वहाँ की सुरक्षा के रूप में तैनात हो, तो उस स्थान को बंदीगृह या कारागार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं फेयर चाइल्ड के अनुसार बंदीगृह या कारागार क्या है। बंदीगृह कैदियों के लिए होता है वह तथा वह व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो जेल या बंदीगृह में सुधार के लिए रखा जाता है। अर्थात बंदीगृह ऐसा स्थान है जहां अपराधियों को रखा जाता है और उन अपराधियों को रखा जाता है जिस पर मुकदमा चल रहा होता है। किसी अपराध के लिए उन्हें बतौर सजा के तौर पर उस स्थान में जेल में रखा जाता है, जिससे उस बंदीगृह में उनको बंदीगृह में रखकर उनके अंदर सुधार किए जा सके। यानी बंदीगृह में रखकर अपराधियों में सुधार करने के लिए रखा जाता है। ऐसे स्थान को बंदीगृह या कारागार कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं। भारतीय कारागार या जेल व्यवस्था में सबसे पहले सुधार का प्रारंभ 1836 से माना जाता है, जब एक कारागार जांच समिति का गठन किया गया। यानी सबसे पहले जो कारागार व्यवस्था यानी जेल व्यवस्था बनी वो उसका प्रारंभ 1836 से माना जाता है। पर जेल में काफ़ी परेशानियां हुई, कैदियों को काफ़ी परेशानियों से निकलना पड़ रहा था, जिससे एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम वो समिति 1938 में मैकाले के सुझाव पर एक कारागार सुधार समिति बनाई गई। यानी जो 1836 में जो कारागार बना था उसमें काफ़ी परेशानियां हो रही थी, जिससे उसके बाद एक जांच समिति बनाई गई, जांच समिति का गठन किया गया। जांच के उपरांत फिर मैकाले के सुझाव पर 1938 में एक कारागार सुधार समिति का गठन किया गया। पहले जो जेल का उद्देश्य होता था, यानी जो पहले जेल व्यवस्था जो बनी थी उसमें जो पहला उद्देश्य था वो अपराधियों को यातना एवं दंड देना था। कि अपराधियों को जेल में रखा जाता था, उनके अपराध के लिए उन्हें सज़ा दी जाती थी, बतौर सज़ा के तौर पर उन्हें जेल में कैद कर दिया जाता था। कहीं उनके ऊपर यातनाएं होती थी, मारपीट, या उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। किंतु जो वर्तमान व्यवस्था भारतीय जेलों की है उसका उद्देश्य अपराधियों में सुधार लाना है। उन्हें सुधारने के लिए उनके साथ क्या मानवीय व्यवहार किया जाता है, आदतों में उनके सुधार किया जाता है, आशावादी परिवर्तन लाए जाते हैं। आशावादी परिवर्तन लाने के लिए दृष्टिकोण से ही ये सुधारात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है, जिससे अपराधियों को प्रयासों द्वारा क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। तो चलिए आगे जानते हैं। कैदियों की स्थिति में सुधार करने हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन भी किया गया, जिसमें सबसे पहला जो समिति गठित की गई वो बंदीगृह समिति 1836 में गठित की गई। फिर दूसरी बंदीगृह समिति 1882 में गठित की गई। तीसरी सर अलेक्जेंडर कार्डियो समिति जो 1894 में गठित की गई। और बंदीगृह सुधार समिति बनाई गई 1947 में, जिसमें जो अपराधियों को जेल में रखा जाता था उनकी शिक्षा से लेकर उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास, उनके अंदर सुधार, उनके गुणों में उनके विशिष्ट गुणों की पहचान, और उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे कि उनको जेल से छूटने के उपरांत आजीविका के लिए परेशान ना होना पड़े। फिर कारागार अधिनियम 1894 में बना। फिर अखिल भारतीय कारागार नियम समिति जो बनी 1957 में बनी। चलिए जानते हैं कि कारागार में क्या समस्याएं कैदियों को उठानी पड़ती।
तो सबसे पहले जो कारागार में जो समस्याएं होती हैं वो कैदियों की भीड़ से संबंधित समस्या मुख्य तौर पर होती थी कि कैदियों को एक कमरे में भर दिया जाता था और उस कमरे में काफ़ी हुड़दंग मचाना, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे से काफ़ी बदतमीजी से या अभद्र व्यवहार करना, इस तरीके की समस्याएं। और फिर दूसरा है विचारण में देरी। अपराधियों के मामले को लेकर, सुनवाई को लेकर काफ़ी विचार देरी से होते हैं, जिसका सही निर्णय लेने तक बहुत समय लगता है। और तीसरा है कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज करना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, ये समस्याएं उठती हैं। और अनुशासन की समस्या, स्वच्छता की समस्या, साफ सफाई की समस्याएं कारागार में झेलनी पड़ती हैं। लेकिन बंदी गृह में इन समस्याओं को देखते हुए कुछ सुधार किए गए और उन सुधार के द्वारा जेलों में कैद अपराधियों को सुविधाएं देने के लिए कुछ सुझाव बने, जिसमें भारतीय जेलों में अपराधियों के लिए शिक्षा के निम्नलिखित सुविधाएं दी जाने लगीं। जिसमें जो सुविधाएं हैं, जिससे उन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपराधी के अंदर काफ़ी परिवर्तन लाए जा सकें, समाज में रहकर वो सामाजिक तौर पर अपना जीवन जी सके और उसके जो सामाजिक गुण के अंदर उत्पन्न किए जा सकें। इस तरीके से बंदी गृह में रहकर इन सुविधाओं को किया जाने लगा, जिसमें निम्न मुख्य तौर पर हैं धार्मिक सत्संग एवं नैतिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन जेल के अंदर किया जाने लगा, जिससे कैदियों के अंदर अपने कार्यों के लिए जो उसने अपराध किया है उसके लिए उसको उस स्थिति से वो निकल कर अपने अंदर परिवर्तन ला सके, अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास कर सके। इसके लिए जेलों के अंदर नैतिक गुणों के कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा से संबंधित धार्मिक सत्संग की व्यवस्थाएं, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिर दूसरा है चारित्रिक शिक्षा एवं पुस्तकालय की सुविधा, यानी चरित्र निर्माण करने से संबंधित बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन जेल के अंदर किया जाता है, जिसमें शिक्षा भी दी जाती है और पुस्तकालय की भी सुविधा दी जाती है, जिसमें पत्रिकाओं की भी सुविधा दी जाती है। और आगे जानते हैं, सार्वजनिक रसोई की भी व्यवस्था होती है, जिसमें सारे अपराधी यानी कैदी मिलकर सार्वजनिक रसोई में उनकी भागीदारी की जाती है। स्वच्छता, इलाज की भी सुविधा जेल में दी जाती है। यदि अपराधी बीमार हो जाता है तो उसके लिए फ्री इलाज की भी सुविधा होती है। रेडियो तथा समाचार पत्रिकाएं आदि की भी सुविधाएं दी जाती हैं। कैदियों को कारागार में कम से कम अवधि के लिए रखने के लिए भी इस विषय पर समझा जाता है। और जो महिला कैदियों के साथ उदारता का व्यवहार अपनाया जाता है, पुरुष कैदियों से उन्हें अलग रखा जाता है, परिजनों से मिलने का पूरा एकांत समय दिया जाता है, जिससे वो अपनी जो निजी समस्याएं हैं उस पर अपना बात कर सकें। सजा के साथ औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, जिससे सजा काटने के उपरांत जब वो अपनी बाहर आजीविका के लिए उसे भटकना न पड़े। विचाराधीन तथा दंडित अपराधियों को अलग रखने की व्यवस्था की जाती है, यानी जो अपराध संगीन अपराध किए हुए होते हैं या उनका अपराध माफ़ी के लायक नहीं होता है, तो ऐसे विचाराधीन अपराधियों को जेल में अलग व्यवस्था की जाती है। और एकांत कारावास में अपराधियों को बंद नहीं रखा जाता है, उनको थोड़ा सा अलग अन्य कैदियों के साथ घुलने मिलने का मौका दिया जाता है और एक शिकायत पेटी की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कैदी अपनी शिकायतों को लिख कर उस पेटी के अंदर डालता है और अपनी समस्याओं को मुख्यालय तक पहुंचाता है। अपराध निरोध के लिए सरकार के प्रयत्न, यानी जो अपराध करके अपराधी आता है जेल में, तो उस अपराध को, सजा को कम करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रयत्न किए गए हैं, सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। उनको सजा को कम करने के लिए कुछ नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोबेशन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, दूसरा है पैरोल, तीसरा है परीक्षण गृह या सुधार गृह और चौथा है प्राचीर विहीन बंदी गृह। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि परिवीक्षा अधिनियम क्या होता है, जिससे अपराधियों की सजा को कम किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो परिवीक्षा अपराधी अधिनियम के विषय में जानते हैं। किसी भी अपराधी का
अपराधी को जब दोषी करार दिया जाता है तो उसे दंड का आदेश देने की बजाय कुछ शर्तों पर छोड़ दिया जाता है, तो उसे परिवीक्षा कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति को आजीवन कारावास पाने वाले दंड का दोषी नहीं माना जाता है एवं न्यायालय द्वारा उसके मामले की परिस्थितियों को अंतर्गत अपराध की प्रकृति को जांचा जाता है, अपराध के चरित्र को भी देखा जाता है, तो उसे इस सदाचरण के परिवीक्षा पर प्रोबेशन अधिकारी द्वारा छोड़ दिया जाता है। यानी अपराध की प्रकृति को, यानी अपराध किस तरह का है, अपराध किस लिए किया गया है, किन कारणों से किया गया है। कभी कभी अपराध ऐसे हो जाते हैं कि अचानक से हो जाते हैं या अपने बचाव के लिए हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपराधी की प्रकृति को भी देखा जाता है, उसके चरित्र को भी देखा जाता है और उसके सदाचरण वाले व्यवहार को भी देखा जाता है कि वो किस प्रकृति का व्यवहार रखता है। ऐसी स्थिति में प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उसकी सज़ा को कम करके उसे छोड़ दिया जाता है। फिर चलिए जानते हैं पैरोल को। जानते हैं पैरोल क्या है? तो यह प्रोबेशन के समान ही पैरोल भी होता है। इसमें क्या होता है कि समान ही अपराधी को सुधारने की व्यवस्था होती है। यानी जो पैरोल होता है, जब अपराधी अनुशासित रहता है, अर्थात पैरोल का अर्थ दंड से मुक्ति नहीं बल्कि दंड के अधिनियम राज्य के द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में रहकर सुधार का अवसर दिया जाता है। यानी पैरोल एक ऐसी सुविधा है जिसमें अपराधी को क्या किया जाता है कि उसको सुधारने का मौका दिया जाता है। एक अपराधी को एक अधिकारी के नियंत्रण में रहकर, यानी पुलिस अधिकारी के नियंत्रण में रहकर उसे क्या किया जाता है कि सुधारने का मौका दिया जाता है। यदि अपराध गंभीर है तब अपराधी को पैरोल नहीं दिया जाता है। यानी जब अपराधी का अपराध गंभीर होता है, ऐसी स्थिति में ये जो पैरोल की सुविधा है नहीं दी जाती है। जब तक उसका व्यवहार अच्छा होता है या सदाचरण का व्यवहार होता है तभी उसको इस पैरोल की सुविधा दी जाती है, अन्यथा गंभीर अपराध होने पर यह पैरोल की सुविधा नहीं दी जाती है। चलिए आगे जानते हैं। अब जानते हैं परिवीक्षण या सुधार गृह। जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जेल में रहकर अपराधियों को उनके अंदर परिवर्तन लाना है, उनके अंदर सुधार लाना है। तो इस परिवर्तन को लाने के लिए कैदियों को जेल में रहकर ही उनकी शिक्षा के लिए सुविधा होती है, उनके चारित्रिक निर्माण के लिए सुविधा होती है एवं उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार की सुविधाएं इस सुधार गृह में दी जाती हैं। सबसे पहले ये अमेरिका में बना था, यानी जो सुधार गृह था ये सबसे पहले अमेरिका में बना था, जहाँ कैदियों को रखकर उनके अंदर सुधारात्मक परिवर्तन लाए जाते हैं। इसके बाद इससे क्या होता है कि व्यक्ति को, यानी अपराधी को जब वो जेल के बाहर आता है तो उसी आजीविका के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, परेशान नहीं होना पड़ता है। चलिए आगे जानते हैं प्राचीर विहीन गृह। इसका तात्पर्य ऐसे जेल से है जहां अपराधियों को खुले वातावरण में रखा जाता है तथा उसे उस स्थान को क्या किया जाता है कि तार से बांध दिया जाता है और तार से ही उसकी सीमा बना दी जाती है कि उस तार की सीमा से कैदी बाहर ना निकल सके। इन कैदियों को विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में भी लगाया जाता है तथा इनसे श्रम के कार्य करवाए जाते हैं। श्रम के बदले इन कैदियों को मेहनताना दिया जाता है, जिससे इन कैदियों के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हो, आत्मनिर्भरता बढ़े और आत्मसम्मान उत्पन्न हो। यानी वो जो इनको खुले वातावरण में रखा जाता है, तो उनको खुले वातावरण में रखने का उद्देश्य ये होता है कि वो बाहरी, यानी कि जेल के अंदर कैद न रहकर बाहरी लोगों के संपर्क में भी लगातार बने रहें और अपने अंदर परिवर्तन ला सकें, सुधारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर सकें, अपने अंदर परिवर्तन लाकर अपने अंदर बदलाव लाएं। और इससे क्या होता है कि विभिन्न विकास कार्यों को में भी इन कैदियों को, यानी अपराधियों को संलग्न किया जाता है, जिससे उनके अंदर सर्वांगीण विकास किया जा सके, उनका परिवर्तन किया जा सके। तो सुधार गृह में इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सुधार गृह बनाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कारागार यानी जेल के विषय में जाना और समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।